ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको वैक्सीन तथा वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे कि वैक्सीन क्या है तथा कैसे यह निर्माण की जाती है और वैक्सीनेशन का कार्य क्यों किया जाता है। वैक्सीनेशन कराने से हमें लाभ होता है या हानि होता है। तो ऐसी रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आपके जो भी कमेंट्स होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारे बोर्ड पर लिखी गई जितनी जानकारी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे किसी कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने जानकारी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको वैक्सीन के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है वैक्सीन के बारे में जानते हैं। तो वैक्सीन क्या होती है, यह कैसे निर्माण की जाती है, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए वैक्सीन निर्माण करने का तरीका क्या है। देखिए वैक्सीन निर्माण करने का तरीका है कि मृत सक्रिय सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादों से निर्मित वह पदार्थ जिसे शरीर में प्रवेश कराने बिना, मतलब शरीर में प्रवेश कराने बिना रोग उत्पन्न किए रक्षात्मक कोशिकाओं के निर्माण या प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं, उसे टीका कहलाते हैं। एक बार फिर हम आपको इसको बताने की कोशिश करते हैं कि आप जानते हैं कि मृत और निष्क्रिय जो सूक्ष्म रोगाणु होते हैं या उनसे बनाए गए जो उत्पाद निर्मित किए जाते हैं और उन उत्पादों को या उन उत्पादों से निर्मित पदार्थ को जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर, मतलब शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए रक्षात्मक कोशिकाओं के निर्माण या प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं। देखिए हम टीकाकरण या टीके की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि टीका कहते किसे हैं। तो टीका का मतलब ये होता है कि जो भी सूक्ष्म रोगाणु होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उन माइक्रोब्स को लैब में क्या किया जाता है ना, निष्क्रिय किया जाता है या मृत किया जाता है या उनसे कोई उत्पाद बनाया जाता है। अब उस उत्पाद को बनाने के बाद सीधे शरीर में उससे क्या किया जाता है, प्रवेश किया जाता है या इंजेक्ट कराया जाता है। तो इंजेक्ट कराने पर हमारे शरीर पर बिना हानि हुए हमें करते क्या है, हमारे कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं। जब हमारी कोशिकाएं वहाँ पर प्रेरित होती है तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है या प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं वह उत्पन्न होती हैं। इसी को यहाँ पर नाम क्या दिया गया है, यहाँ पर टीका कहते हैं। अब टीके के बारे में और जानते हैं कि टीके की उत्पत्ति या सर्वप्रथम टीके के बारे में कौन बताया या टीके का उत्पत्ति कौन महान वैज्ञानिक ने किया था। तो सबसे पहले हम सबको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश डॉक्टर जिसका नाम है एडवर्ड जेनर, एक ब्रिटिश डॉक्टर है जिनका नाम है एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम सन 1976 में ये टीके का आविष्कार किए थे। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि ब्रिटिश डॉक्टर जिनका नाम है एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम सन 1776 में एक लड़के का नाम है जिनका नाम है जेम्स फिप्स, मतलब जेम्स फिप्स नामक 8 वर्ष के बच्चे को चेचक, और चेचक को ही छोटी माता या बड़ी माता कहते हैं, का टीका लगाया था। यानी एडवर्ड जेनर वे प्रथम महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने टीके का आविष्कार किया था, और जिस टीके का आविष्कार किया था उसे हम लोग चेचक या उसे हम स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं। और ये 8 वर्ष के बच्चों में पहली बार जो है ये वैक्सीन लगाई गई थी। जबकि चिकन कॉलेरी जिनको कहा जाता है मुर्गियों का हैजा के विरुद्ध प्रथम
सख्त वैक्सीन, यानी आप समझिएगा कि सबसे पहले जो सख्त वैक्सीन बनाने का श्रेय गया था वह वैज्ञानिक है लुई पास्चर। यानी लुई पास्चर ने सन 1880 में चिकन कॉलरी के विरुद्ध प्रथम वैक्सीन का निर्माण किया था। जब प्रथम वैक्सीन का निर्माण किया था तो टीका एवं टीकाकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुई पास्चर ने ही किया था। यानी टीके का और टीकाकरण का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लुईस पास्चर ने किया था। और इस टीके का निर्माण अगर देखा जाए कि इस टीके का निर्माण गाय द्वारा किया गया। अगर हम बात करें कि एडवर्ड जेनर के द्वारा तैयार किए गए टीके की बात, जिन्होंने चेचक का टीका तैयार किया था, तो इस चेचक का टीका जो तैयार किससे हुआ था? गाय के द्वारा किया गया था। जब गाय के द्वारा किया गया था इसलिए इसे नाम दिया गया क्या? वैक्सीन ही नाम इसका पड़ा, जो वैक्सीन दिया गया। और क्योंकि लैटिन भाषा में अगर यहाँ गाय को हम लोग क्या बोलते हैं? बेका कहते हैं। यानी लैटिन भाषा में गाय को बेका कहा जाता है, इसलिए वैक्सीन नाम रखा गया। और वैक्सीन नाम रखा कैसे गया? क्योंकि जब टीके का निर्माण गाय से हो गया इसलिए गाय को लैटिन भाषा में बेका कहते हैं, इसलिए वैक्सीन नाम रख दिया गया। तो अभी हमने आपको वैक्सीन के बारे में बताया कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन की उत्पत्ति कैसे की गई, और प्रथम वे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैक्सीन के निर्माण करने में मदद की, और सख्त वैक्सीन पहले बार किसने जो है बताया, और वैक्सीन नाम कैसे पड़ा। अब हम चलते हैं बताने के लिए आपको कि वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है। यानी वैक्सीन को लगाया जाता है तो इस क्रिया को वैक्सीनेशन कहते हैं। अब वैक्सीनेशन में होता क्या है? तो देखिए, वैक्सीनेशन में आप जानेंगे कि मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादों से निर्मित पदार्थ या टीके को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मृत हों या कह सकते हैं निष्क्रिय हों, ये जो सूक्ष्म रोगाणु होते हैं या उनसे प्राप्त जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थ के द्वारा हम करते क्या है कि शरीर में इंजेक्शन के थ्रू जब प्रवेश कराते हैं तो इसी क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। अगर टीकाकरण की बात की जाए तो हम सबको मालूम है कि विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे पोलियो है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है और टिटनेस है, चेचक है, के रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को प्रेरित करने का संभव उपाय किया गया है। आगे हम लोग ये बताएंगे कि टीका स्मृति बी, ये हमको याद रखना पड़ेगा कि टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं बनाते हैं। यानी जो वैक्सीन है तो वैक्सीन करता क्या है? स्मृति बी एवं टी कोशिकाएं बनाता है। जब ये दोनों कोशिकाओं को यह बनाने में मदद करता है तो जो रोगजनक को शीघ्र पहचान लेती है। जब ये कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती है तो रोगजनक को यानी पैथोजेंस को वह पहचान लेती हैं, और जब पैथोजेंस को वह पहचान लेती है तो जिससे ज़्यादा मात्रा में प्रतिरक्षी बना लिए जाते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में प्रतिरक्षी शरीर के द्वारा बना लिए जाते हैं तो इस प्रकार जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है, और प्रतिरक्षा तंत्र करती क्या है? इन प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षी उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो जाती है। यानी होता क्या है कि जब टीकाकरण होता है तो टीकाकरण होने पर जो वह यानी वैक्सीन होती है वह शरीर में जाती है, तो जाकर करती क्या है? स्मृति बी और टी कोशिकाओं को बनाने में मदद कर देती है। जब ये कोशिकाएं बन जाती है तो ये करती क्या है? रोगजनक को पहचानने में यानी उनको क्या बोलता है? मदद मिल जाता है। जब मदद मिल जाता है तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह क्या हो जाती है? विकसित हो जाती हैं। जब वह विकसित हो जाती हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि टीकाकरण का जो सिद्धांत होता है, अगर देखा जाए कि टीकाकरण का जो प्रिंसिपल है वह किस पर आधारित है? वह आधारित है प्रतिरक्षा तंत्र पर आधारित है। और जब प्रतिरक्षा तंत्र पर आधारित है तो वह प्रतिरक्षा तंत्र करता क्या है? स्मृति गुण पर आधारित होता है। यानी टीकाकरण का जो सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति गुण पर
आधारित होता है। आगे हम आपको बता रहे हैं कि टीकाकरण से स्मृति बी और टी कोशिकाएं बनती है। यानी जब वैक्सीनेशन किया जाता है तो वैक्सीनेशन करने से स्मृति बी और टी कोशिकाएं बनती हैं। जब ये दोनों कोशिकाएं बनती हैं तो करती क्या हैं, पैथोजन यानी रोग जनक को जल्दी से जल्दी पहचान कर प्रतिरक्षियों के उत्पादन द्वारा रोग जनकों यानी पैथोजन्स को खत्म करने में मदद करती हैं। यानी जब टीकाकरण किया जाता है, हमने पहले भी बताया कि जब टीकाकरण किया जाता है तो टीकाकरण करने से स्मृति बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं ये बन जाती हैं। और जब ये दोनों कोशिकाएं बनती हैं तो करती क्या है, पैथोजन को जल्दी से जल्दी पहचान लेती हैं। और जल्दी से जल्दी जब पैथोजन को पहचान लेती हैं तो यहाँ पर प्रतिरक्षियों के उत्पादन द्वारा रोग जनकों को खत्म करने में क्या करती हैं, यह मदद करती हैं। जब रोग जनकों को खत्म करने में मदद करती हैं तो इस प्रकार का जो प्रतिरक्षण होता है, इस प्रकार के प्रतिरक्षण को हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षण कहते हैं। अब यहाँ पर प्रतिरक्षण जो होते हैं, दो प्रकार के प्रतिरक्षण होते हैं, एक सक्रिय प्रतिरक्षण होते हैं और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षण होते हैं। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षण के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षण वे प्रतिरक्षण होते हैं जो करते क्या हैं, जब टीकाकरण किया जाता है तो उसमें कोशिकाएं जो होती हैं प्रतिरक्षा को यानी बढ़ाने में मदद करती है, तो वह सक्रिय कहा जाता है। और सक्रिय रूप में हम आपको यहाँ पर दो उदाहरण बताएंगे। एक उदाहरण है सांप को काटने पर जो वैक्सीन लगाई जाती है और उसके बाद जो टिटेनस का टीका लगाया जाता है, तो यह सक्रिय प्रतिरक्षण के अंतर्गत आता है। यानी आप समझ सकते हैं सक्रिय आप समझ सकते हैं कि प्रतिरक्षण में होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षण में क्या करते हैं, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षण को हम लोग समझेंगे कि जबकि पहले से निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं, यानी जबकि पहले से निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं तो इस प्रकार के प्रतिरक्षण को निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग क्या देखें, प्रतिरक्षण के दो प्रकार देखें, सक्रिय प्रतिरक्षण देखें और निष्क्रिय प्रतिरक्षण देखें। सक्रिय प्रतिरक्षण जो होता है जो तुरंत काम करता है, जैसे सांप के काटने पर या टिटेनस पर। और निष्क्रिय प्रतिरक्षण जो होते हैं ये करते क्या है कि यह पहले से, अभी हमने बताया ना कि ये पहले से निर्मित होते हैं, यानी पहले से ये प्रतिरक्षी निर्मित होते हैं और होने के बाद जो है अब इस टीकाकरण को किया जाता है। और करने के बाद तब जैसे पोलियो का है, टीबी का है, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षण में आते हैं। इन्हें लगा दिया जाता है जब पोलियो के वायरस शरीर में इंजेक्ट होते हैं तो उनके प्रति ये क्या करते हैं, फाइटिंग या इनके साथ जो है वह लड़ाई करते हैं। एक विशेष रूप में हम आपको बताना चाहते हैं कि सामान्यतया एक विशिष्ट रोग जनक के विरुद्ध, आप विशिष्ट में से जानेंगे कि सामान्यतया एक विशिष्ट रोग जनक के विरुद्ध पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए 2 या 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं तथा इसके बाद दी जाने वाली खुराक को बूस्टर खुराक कहा जाता है। एक बार फिर हम आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं जिन्हें हमें करते क्या है, 2 या 3 खुराक देने पर ही उसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। और किसी विशेष रोग के लिए, और किसी विशेष रोग की बात करें तो इस समय देखा जाए तो कोरोना वायरस जैसे फैली महामारी है, तो ऐसे रोगों में यह क्रिया जो है अपनाई जा सकती है। जैसे समझिए कि सामान्यतः एक विशिष्ट रोगजनक, अब विशिष्ट रोगजनक का मतलब विशिष्ट पैथोजन के लिए पूर्ण विरुद्ध प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए 2 या 3 खुराक जो होते हैं इंजेक्शन के दिए जाते हैं। यानी 2 या 3 खुराक के इंजेक्शन दिए जाते हैं और जैसे ही इंजेक्शन दिए जाएंगे इससे क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में उस पैथोजन के लड़ने के प्रति जो एंटीबॉडीज होती हैं वह बनना शुरू हो जाती हैं, यानी प्रतिरक्षा तंत्र और ज़्यादा से मजबूत हो जाती है। और लास्ट में भी अगर एक खुराक दिया जाता है तो उसको बूस्टर खुराक भी कह सकते हैं। तो अभी मैंने आपको वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में बता दिया कि वैक्सीन क्या है और वैक्सीनेशन
क्यों किया जाता है। तो ऐसी रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दिए, आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।